हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए, आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जरा देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। आज हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की मैंने प्रिपरेशन आपको करा दी थी, ठीक है। आज मैं जो है उसकी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, ठीक है भाई। आज मैं जो है, एक मिनट भाई, एक मिनट। यार ये अर्जुना लग दिया भाई। मैं इसको एडिट करवा दूंगा भाई, एडिट करवा दूंगा, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, लक्ष्य बैच ही है, लक्ष्य बैच ही है, महाभारत दिख गया ये, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब आगे आते हैं। देखो, लक्ष्य बैच ही है, अर्जुना नहीं है, लक्ष्य बैच है। अरे भाई, वो पीपीटी वाले भैया ने कर दिया यार, क्या करें अब बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई गड़बड़ क्या हो गया। सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों करा रहे हैं? सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई। देखो, हाँ भाई, अब जा देखो, मैंने रायता फैलाया है तो अब मैं थोड़ा एकदम लपेटूंगा, ठीक है। अब खैर कोई नहीं, काम की बात पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक दो बच्चे के जो डाउट थे वो भी मुझे पता लगे, वो मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या डालोगे? बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखना है बेटा, आप लोगों को ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल एग्जैक्टली। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब चाहे आप आर एक्स का मान लो, एल्काइल हैलाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये मतलब ब्रांचिंग हम पता है कब चेक करते हैं? ब्रांचिंग हम तब चेक करते हैं बेटा जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मतलब आइसोमेरिक जो हेलो एल्केन्स होंगे उनमें हम ब्रांचिंग चेक करेंगे। अगर हमारे पास आइसोमर नहीं होंगे तो हम मोलर मास को प्रायोरिटी पे रखेंगे। अरे वो जो एक्चुअली मैं बताता हूँ कहानी क्या है, कि जब मैंने अपने ऑपरेटर भैया से पीपीटी बनवाने के लिए भेजा तो उन्होंने पहली वाली स्लाइड में अर्जुना कर दिया और वो लक्ष्य के लिए थी, ठीक है, तो उनसे ये गलती हो गई। आई एम सॉरी बेटा। अब देखो यहाँ पे काम की बात पे आते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मेरे पास CH3 क्लोरीन, मेरे पास CH3 क्लोरीन, मेरे पास CH3 ब्रोमीन और मेरे पास CH3 आयोडीन, ये है। और मैं पूछ रहा हूं कि भाई मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। अगर मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, इसको सी कहता हूं और इसको डी कहता हूं, तो भाई आपको देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। फटाफट बताइए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट बताइए भाई, करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट का आंसर बताओ बेटा फटाफट। बिल्कुल सही बात। अब हमारे पास होगा बेटा, इसमें डी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। नोट करिए भाई, डी का, सी का, बी का और ए का, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं भाई, ये नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, ये नोट कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा कि एक तरफ मेरे पास CH3Cl है, एक तरफ मेरे पास CH2Cl2 है और एक तरफ मेरे पास CHCl3 है और एक तरफ मेरे पास CCl4 है, ठीक है। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा और इसको मैंने डी कहा। फटाफट बताइए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बॉइलिंग
पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? फटाफट बताइए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आप ध्यान से देखोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, राइट। तो आप लोग कहोगे सर डी का सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास सी का होगा, फिर हमारे पास बी का होगा, फिर हमारे पास ए का होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो भाई आगे, बिल्कुल सही जवाब। हो गया, फटाफट नोट करिए भाई। तीसरा देखो बेटा, तीसरा, तीसरा मेरे पास होगा CH3Cl, मेरे पास CH3 CH2Cl, और भाई यहां पर CH3 CH2 CH2Cl, और यहां पर हो गया बेटा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अगर मैंने इसको कहा कि ये मेरे पास A है, ठीक है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास D है, फटाफट बताइए भाई इनमें क्या ऑर्डर होगा बेटा? आप लोग जानते हो कि जैसे जैसे कार्बन का पार्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग अभी नहीं होगी बेटा, ब्रांचिंग अभी तक नहीं है, अभी तक तो आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है। ब्रांचिंग तब देखते हैं जब मोलर मास सेम हो। अभी आप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, कार्बन की संख्या अलग है या फिर हेलोजन की संख्या अलग है, मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल डिफरेंट है। अब मॉलिक्यूलर मास अगर डिफरेंट होगा तो भाई हम तो पहले मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि भाई अगर मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, आज की क्लास में मैं कोई मस्ती करने वाला नहीं हूं, ठीक है। एक एक टॉपिक देखो, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, DCBA, नोट करिए बेटा, DCBA, DCBA बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हो गया ये, बहुत बढ़िया भाई। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ वाले में क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहां पर Cl है, ठीक है। ये हमारे पास एक आइसोमर हो गया, फिर हमारे पास CH3 CH, और यहां पर CH3 और CH2 Cl, एक ही आइसोमर हो गया बेटा, और एक हो गया ये CH3 CCH3, और भाई एक CH3A, और ये Cl। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को देखते हो या तीनों के तीनों स्ट्रक्चर को देखते हो तो इनमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या तीनों ही समान है, ठीक है। ये एक दूसरे के आइसोमर है, बट इनकी जो कार्बन चेन है वो क्या हो गई बेटा, अलग अलग हो गई। अगर आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने कभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है मॉलिक्यूल के अंदर, वांडर वाल फोर्स भी उतना ज्यादा होता है। सरफेस एरिया भी जो होता है उसके अंदर वांडर वाल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होता है। और भाई जब वांडर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल उतने टाइटली बंद होंगे, और उनको दूर करने के लिए, भाई गैस का मतलब क्या है, गैस का मतलब क्या है कि किसी लिक्विड को गर्म करने पर लिक्विड के पार्टिकल को दूर दूर करना। अगर पार्टिकल दूर दूर हो गए तो वो गैस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, वो गैस स्टेट में चले जाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर भाई लिक्विड से वो गैस स्टेट में चले जाएंगे तो अब हमें पता है कि भाई इसका सरफेस एरिया अब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। सरफेस एरिया कम होने से दूसरे पार्टिकल भी कम घेराई करते हैं चारों तरफ से, बिल्कुल सही जवाब। और यहां पर देखोगे इसका सरफेस एरिया तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब तो भाई, तो हम यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का जो आएगा आंसर वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का। और मैं यहां पर एक नोट पॉइंट लिख भी देता हूं, आधे बच्चों को यह बात समझ में आ जाएगी या परमानेंट याद रखनी है, ठीक है। एज द
ब्रांचिंग, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ठीक है भाई, द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, as the branching increases the surface area of the molecule decreases, results the van der Waal force, the van der Waal force also decreases and hence boiling point डिक्रीज। देखो अंग्रेजी भले ही मेरी कैसी भी हो, पर आपको ध्यान रखना है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया क्या बेटा? ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो बताओ फटाफट। चैट चल रही है, चैट चल रही है, मैं एक बार देख लूं किसी का डाउट तो नहीं है। हाँ, मंजीत कह रहा है कि सर प्रिपरेशन में सैंडमेयर रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुई है। बेटा अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं दिस इज, रुक जाओ, कहां से गायब होगा ये? हाँ, अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये कहां से गायब होगा भाई? यहां से। अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, अभी हमने एराइल हैलाइड नहीं पढ़ी। तो सैंडमर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, डाउज प्रोसेस, ये सारी की सारी एराइल हैलाइड का पार्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबके सब ये बेटा आपके एराइल हैलाइड का पार्ट है। तो अभी आपको एक जैसा पार्ट सारा पढ़ना है। अभी क्या होता है ना, कई कई जगह पर एनसीईआरटी में सब घोच पोच रहती है, एक ही जगह पर रहता है, तो हमें लगता है कि सारा एक साथ पढ़ना है। ठीक है, वही तो डाउट हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और टॉपिक है अब डेंसिटी का। टॉपिक है बेटा जी, हम नया टॉपिक है डेंसिटी का। अभी मैंने मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट भी नहीं उठाया, क्योंकि जब मैं एराइल हैलाइड पढ़ाऊंगा, क्लोरोबेंजीन पढ़ाऊंगा, उसमें उसके मेल्टिंग पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट अलग तरीके से याद होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हमें भी ध्यान रखना है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, मास अपॉन में वॉल्यूम। ये बात मान लेना भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब यहां पर हमने देखा कि भाई अगर मास बढ़ता है किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, मास बढ़ता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो भाई उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मॉलिक्यूल के मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा नोट करना है, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर, अरे ये वाला नहीं था, ये वाला कर लो, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम झकास। ये समझ में आ गया ना लाइन? नए वाले बच्चों तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई बेटा, कि अगर हम ब्रांचिंग कर दें तो भाई एरिया कम हो जाता है इनका, एरिया कम होने पर वान डेर वाल फोर्स कम हो जाता है। पुराने वालों के तो रगों रगों में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और भाई आपको एक बात मैं और बता देता हूं, ये जो अपकमिंग सैटरडे संडे आने वाला है, इस सैटरडे संडे में शायद एक में तो शायद टेस्ट बनेगा आपका, किसी में टेस्ट होगा। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश करना कि जो आपका छूटा हुआ पार्ट है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या 11वीं का कोई पार्ट वीक रह गया था, ठीक है, उस पार्ट को जरूर आप लोग 11वीं वाले पार्ट से ही करना। ठीक है, आप, मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने 11वीं से धीरे धीरे अपनी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी होगी ना, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने स्टार्ट कर दी है, उनका दिन, पहला दिन और उनका आज का दिन, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत अंतर है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। उनको लगता है कि सर सारी चीजें ही क्लियर हो गई, पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर हमें पहली बात ये पता लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तुरंत आपका आंसर आता जाएगा। अब जरा देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, मोलर मास।
तो यहां पर ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल के लिए आप ऐसा रिलेशन बना लो कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ध्यान रखना है भाई, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये टॉपिक आप बना लो। अब हमने क्या करना है बेटा, कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, डेंसिटी के ऊपर, या मतलब टोटल क्वेश्चन ये 5th होगा शायद। मैं एक तरफ लिख रहा हूं CH3F, एक तरफ लिख रहा हूं बेटा मैं CH3Cl, एक तरफ मैं लिख रहा हूं CH3Br, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा CH3I, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं बेटा CH3I। तो इसको मैंने ए ऑप्शन कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा और इसको डी कहा। फटाफट मुझे बताइए बेटा, इसमें डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, फटाफट बताइए, आंसर फटाफट बताइए भाई, डेंसिटी का ऑर्डर। एकदम करेक्ट सर, डी का सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास सी, फिर बी, फिर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है भाई। छठे क्वेश्चन में मैंने कहा कि CH3 Cl, CH3 CH2 Cl और CH3 CH2 और CH2 Cl, बताइए भाई इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा भाई, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर अगर आपने इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, इसको सी कहा है, तो सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का, बिल्कुल करेक्ट है। सी बी ए बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सी बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम झकास। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7, CH3Cl, CH3Cl2, सॉरी CH3Cl2 नहीं, CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4, ठीक है, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, ये सी है और ये डी है। फटाफट आंसर बताइए भाई, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो प्लीज नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, ठीक है, नोट कर लिया होगा तो कर लो आराम से, कोई बात नहीं। आप बस मुझे इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी, इसका आंसर बताते चलो। बिल्कुल सही बात है बेटा, डेंसिटी का जो ऑर्डर आएगा, डेंसिटी का जो ऑर्डर आएगा मेरे बच्चों, वो होगा मेरे पास डी का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर बी का और फिर ए का, ठीक है, डी का, सी का, बी का और ए का। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे नया टॉपिक होगा हमारे पास सोल्यूबिलिटी, आगे हमारे पास होगा बेटा सोल्यूबिलिटी। अब मैं आप लोगों को एक लॉजिक समझाऊंगा, उस लॉजिक को अपनी आत्मा में उतारना है, ठीक है, उस लॉजिक को अपनी आत्मा में उतारना है, ध्यान रखना है। और मैं ये बात गारंटी देता हूं, किसी को भी कितनी भी कसम खा लेना, किसी को भी ये बात समझनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है, फालतू में डरना नहीं है, बस लॉजिक याद करते चले जाओ। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई भी आर यानी कार्बन वाला पार्ट, और भाई मैंने लिखा RCH2 और X, ये अल्काइल हैलाइड होता है। आप मुझे बताएंगे अल्काइल हैलाइड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, प्लीज। अरे मेरे बच्चों, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं भाई। अरे भाई मेरे, मैं मुक्का मार के ना सर फोड़ दूंगा। या तो तुम अपनी शक्तियां नहीं पहचानते या तुम मेरी शक्तियां नहीं पहचानते, ठीक है, कोवेलेंट है बेटा, ठीक है, कोवेलेंट है। अब हमें बताइए, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं क्या वो पानी में घुले मतलब घुलने वाले होते हैं, पानी में अच्छे से घुल जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड? तुमने पढ़ा होगा, परसों की बात है, सन 1857 में, ठीक है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब ये बात कहीं ना किसी ने बता दी कि कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, या घुलते हैं तो बहुत कम घुलते हैं, ठीक है, इनसोल्यूबल है। वाह भाई वाह, कमाल की बात है।
लेकिन फिर भी अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या थोड़ा बहुत डाइपोल इंटरेक्शन हो जाए तो घुल सकता है थोड़ी बहुत अमाउंट में। आपको यह बात समझना है कि कार्बन में और हैलोजन में, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बीच के होते हैं थोड़े से एक्स की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे यहां पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ना कार्बन हैलोजन वाला, दिस इज पोलर बॉन्ड, दिस इज पोलर बॉन्ड। बट रेस्ट ऑफ द बॉन्ड जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। रेस्ट ऑफ द बॉन्ड क्या होंगे बेटा हमारे पास, नॉन पोलर बॉन्ड। तो अभी हाल फिलहाल में सर ने आप लोगों को कोलाइड सॉल्यूशन पढ़ाया होगा, सरफेस केमिस्ट्री, और उसमें बोला गया होगा कोलाइड सॉल्यूशन में कि भाई दो शब्द बोले होंगे, एक होता है लायोफोबिक, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है अरे मेरे को गीला हो जाएगा, गीला मत करना मेरा मेकअप उतर जाएगा मेरे को नहीं नहाना है, मैं 10 दिन में सिर्फ एक बार नहाती हूं। मेकअप का खर्चा अगर मैं डेली नहाने लगूंगा तो मेरा मेकअप का खर्चा पता है ना, मेरा मेकअप का खर्चा सारा तुम उठाओगे। एक बार मेकअप करने के बाद मैं 1 महीना नहीं नहाती हूं, समझ लो बस। हाँ, तो वो क्या है बेटा, वो है हाइड्रोफोबिक। उनको डर लगता है कहीं भाई साहब पानी ना गिर जाए, शक्ल खराब ना हो जाए, एकदम दिख जाएगा, एकदम सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो और भाई जो बेचारे सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनको तो डेली नहाना पड़ता है। तो लड़के लोग इस मामले में हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनको पानी से पसंद है भाई साहब छपाक। ठीक है, पानी देखा नहीं देखा भाई, ट्यूबवेल चल रही है, ट्यूबवेल मारो गोते भाई, अच्छा नहर चल रही है मारो गोते भाई, मतलब ऐसा है नेचर लड़कों का। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ बेटा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब आप समझ गए होंगे, पानी को प्यार करने वाला और पानी से नफरत करने वाला। तो अल्काइल हैलाइड में ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्यों मैंने इसको हाइड्रोफोबिक बोला, क्यों मैंने इसको हाइड्रोफोबिक बोला, क्योंकि भाई इसमें कोवलेंट, कोई तो कोवलेंट बॉन्ड है, ऊपर से नॉन पोलर है, और दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा क्या होगा बेटा, और CX ये थोड़ा पोलर है, तो दिस विल बी हाइड्रोफिलिक। एक लड़की कह रही है कि सर आपने अपोजिट बोला, ऐसा नहीं होता, लड़कियां ज्यादा मतलब सुबह सुबह उठती हैं और ये करती हैं। बेटा वो लड़कियां नहीं है, वो आपकी मम्मी है। ठीक है, वो मम्मियों का जमाना था, अब तुम पापा की परी का टाइम है, अब तुम नहीं उठती हो, वो तो मम्मियां लोग उठती थी पहले, सबसे पहले। चलिए अब खैर यहां पर देखो ध्यान से, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पानी को प्यार पसंद कर सकता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास CH3Cl, CH3CH2Cl और CH2CH2Cl। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, और मैंने बोला भाई आप लोग बताइए सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताइए आप कहोगे सर अगर देखा जाए ना कार्बन क्लोरीन, देखो हाइड्रोफिलिक बॉन्ड तो एक ही है सब में, बट ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं वैसे तो ये बहुत कम घुलते हैं पानी के अंदर, बट अगर फिर भी कोई पूछ ले कि भाई क्या ऑर्डर होगा, तो हमें पता है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन वाटर डिक्रीजेज। ठीक है, तुम्हें लगता होगा मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आती है। ठीक है, तो नोट पॉइंट ध्यान रखना बेटा है कि ये वो नोट पॉइंट है, ये एल्काइल हैलाइड्स आर जनरली स्पैनिंगली
सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। स्पेरिंगली का मतलब होता है आंशिक रूप से, ठीक है भाई। स्पेरिंगली का मतलब होता है वेरी स्मॉल। कभी आप लोग समझ परेशान हो जाओ कि हमें वो नहीं आते, साइनोनियम नहीं आते, तो स्पेरिंगली का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है भाई। तो भाई और सॉल्युबिलिटी का जो ट्रेंड आप याद रखोगे कि हमें याद कैसे करनी है, तो आप ध्यान रखना बेटा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या हमारे पास, ए, फिर बी और फिर सी। किस किस को बेटा ये वाला पार्ट समझ में आ गया? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं गर्ल्स की बेइज्जती नहीं करता, मैं गर्ल्स की बेइज्जती नहीं करता, ये तुम गलत है। ये तो मैं, तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, तो क्लास में ना ऐसा होता है, ऐसा मतलब ठीक है, उनको कोई बुरा थोड़ी लग रहा है, मैं उनको जानबूझ के दिल से थोड़ा ना बुरा कहता हूँ, वो बहुत अच्छी हैं, सब लोग बहुत बढ़िया पढ़ाई करती हैं, तुम भी बढ़िया पढ़ाई करते हो। वो तो क्या होता है ना कि एक करेक्टर होता है, द बॉयस्ट आई आई आ, तो भाई लग गया एक, तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है। मैं उनकी हाँ रेस्पेक्टफुल करता हूँ, बेइज्जती नहीं करता, और बेइज्जती करूंगा भी कैसे बताओ। लेकिन अब ज्यादा सीवेज हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बात सुन लो मेरी बात, ये क्लियर हो गया सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए यस और नो। बोले भाई ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको? उसके लिए बेटा होनी भी तो चाहिए। अच्छा अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहां तक कोई डाउट आया है क्या? यहां तक कोई डाउट आया है क्या, ईमानदारी से बताना। आप कहोगे नहीं सर अभी तक तो कोई डाउट हमें नहीं आया है, ठीक है। भाई देखो एक बात बता देता हूं मैं, अगर मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं एल्काइल हैलाइड की, अगर आप ध्यान से पूरी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, पूरी पूरी केमिस्ट्री, देखो भाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड। आपको मैं बता दूं बेटा, आपने एक टाइप का नाम तो सुन लिया होगा, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सुन लिया होगा ना भाई। एक तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड देते हैं, कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो दोनों टाइप की होती है SN1 और SN2, वो मैं दोनों पढ़ा चुका हूं। हालांकि एक और होती है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पर वो नीट का पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। मैं आप लोगों को कहूं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें IIT जैम एडवांस ये वो, क्योंकि जहां टाइम खराब होगा वो टाइम में तुम्हारा खराब होने नहीं दूंगा, ठीक है। और जहां मैं बचाऊंगा वहां गारंटीड कह रहा हूं कि तुम देखते ही हवा में क्वेश्चन कर दोगे, PYQ देखते ही हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे SN1 और SN2, दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। बहुत बढ़िया बेटा। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी हमारे पास होगी बेटा कौन सी, आपने पढ़ी होगी लास्ट ईयर, जब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाते थे और हम एल्कोहलिक KOH का प्रयोग करते थे, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़नी है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी मैं आपको करवाऊंगा, और विविध मैकेनिज्म भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ये भी दो प्रकार की होती हैं, E1 और बेटा जी E2, E1 और E2, बहुत बढ़िया, E1 और E2। और आप लोगों ने वुड्स रिएक्शन देखी होगी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन देखी होगी, या RMGX की प्रिपरेशन देखी होगी, वहां पर एल्काइल हैलाइड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो तीसरे टाइप की होगी बेटा रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। फटाफट देखो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बेटा वो एराइल हैलाइड की होती है, एल्काइल हैलाइड की नहीं, ध्यान रखना मेरी बात। एराइल हैलाइड यानी वो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन उनकी होती है, ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुन लो भाई, एक इंपॉर्टेंट,
अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पिछले साल से कुछ नया पढ़ाया हो, मैं आपको बताऊं। और अभी तक कुछ मैंने ऐसा भी नहीं पढ़ाया जो समझ में ना आए। नए बच्चों को ऐसा लग रहा होगा अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना 2 4 10 दिन, तो सच बता रहे हैं भाई साहब, आग लगा देंगे बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में, ठीक है। और फुल नंबर आएंगे एकदम, नो कंफ्यूजन, ठीक है। स्कूल में भी कहानी सुनो भाई मेरी एक। सबसे पहले हमें पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो हम ये सोचेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्यों इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी क्यों। मैंने आप लोगों को ये पार्ट ऑलरेडी करवा दिया बेटा, ये पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सारा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, दोनों रिएक्शन समझा दिया है, सब कुछ, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे आपके मॉड्यूल में, सारे क्वेश्चन में पीपीटी में लेके आया था और सारे करवा दिए मैंने, सारे, चाहे देख लेना। SN1 SN2, ठीक है, SN1 SN2 मैंने करवा दी थी भाई, गारंटी बात है। एक बच्चा मुझसे एक दिन डाउट पूछने लगा, पता है क्या पूछने लगा? वो बच्चा मुझसे डाउट पूछने लगा कि सर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक क्यों करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक क्यों करता है, ये बताओ आप मुझे। मैंने कहा रुक जा भाई बता देता हूं। अब मेरे पास कार्बन CH2 और X, मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक रिएजेंट है, एल्काइल हैलाइड, और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब तू बता बेटा, ये तू है और ये कोई और है, मान लेते हैं, है ना, या फिर मान लो न्यूक्लियोफाइल है, किसी और को छोड़ो आप, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल को भाई चाहिए क्या कि कोई इसके अपोजिट जिंदगी बिताने के लिए कोई मिल जाए, है ना भाई, कोई इसके साथ घर बसा ले या किसी के साथ ये घर बसा ले, अकेला घूम रहा है, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, कार्बन और हेलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, मुझे ये बता दीजिए। कार्बन और हेलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, ये बता दीजिए। बेटा मैं कितनी बार बोल चुकी हूं तुम लोगों को, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बोलो मेरे को जल्दी बताओ। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। सर जब से पूछ रहे थे उनको नहीं बताना है तुम्हें। यस, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और तुम लोग ये बात जानते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड पेयर को खींचता है अपनी तरफ। अब मुझे बताओ, यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर शिफ्ट होंगे तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे कि नहीं होंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, मैं आपको इस सर को पसंद करती हूं या सर मुझे पसंद करते हैं, राइट और रॉन्ग? क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर अपोजिट। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अपना करेक्टर है, तो वो हेलोजन को तो पसंद करेगा नहीं, बिकॉज इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। एक जैसे अगर एक जगह पर आने लगेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो हुआ क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को पसंद करता है। अब भाई कार्बन तो उसको तब मिलेगा जब ये हेलोजन जाएगा। अब देखो, जिंदगी में कोई आता है तो किसी को तो निकालना पड़ता है ना बेटा। तुम ऐसे थोड़ा ही ना, तुम्हें लगता होगा कि यहां पर हर सर आए हैं, ठीक है, वो ऐसे ही आ गए होंगे, पहले कोई और होगा, ठीक है, अब ये है, आगे कोई और भी हो सकता है। तो भाई कहने का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक वाले की जगह ले लेगा, बात खत्म, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बेटा इसको सब्स्टिट्यूट करना आसान है। और मैंने कल आपको एक और बात बताई थी, अगर ये स्ट्रॉन्ग है और वो वीक है तो पहले इसको किसी के चक्कर में फंसा के वीक बनाया जाता है, लाइक HBr। कल हमने HBr लिया था ना, वो इसको वीक बनाता था, उसने इसकी रगों रगों से वाकिफ हो गया था कि ये कैसे वीक बनेगा। तो पहले इसने इसको वीक बनाया और फिर बाद में ब्रोमाइड जाके अटैक कर देता था। याद आई कुछ बात? हाँ, तो ये रीजन है कि ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता था, बिकॉज ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी जिसके पास हो, इसीलिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी कमी होती है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने लगता है, क्योंकि उसे छीन कर कोई ले गया। तो शायद उसका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब जरा देखो आगे की बात करते हैं, रिएक्शन करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधी बात बता रहा हूं मैं, एक्शन ऑफ, अब मैं बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको। एक्शन ऑफ एक्वस KOH, मान लीजिएगा आपके पास ये रिएक्शन है CH3Cl, ठीक है, पहली रिएक्शन, और यहां पर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा किसके साथ, चाहे तो आप ऐसे लिख दो KOH एक्वस, क्या बनेगा, ठीक है, ये हो सकता है। आप लोग सोचिए जो KOH है एक्वस मीडियम में ये पूरा का पूरा घुल जाएगा, ये तो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, पानी में घोला हुआ है, तो आप ये सोचोगे कि KOH के पास दो पार्ट है, K+ और OH-। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन की बेटा जी कम तो पार्शियल पॉजिटिव। OH- किस पर अटैक करेगा, फटाफट बताइए, OH- किस पर अटैक करेगा बेटा, OH- किस पर अटैक करेगा, आप कहोगे कार्बन पे, तो बेटा ये OH- इस पर अटैक करेगा कार्बन पे, क्लोरीन को बाहर निकलना पड़ेगा, और क्लोरीन बेचारा रो रहा होगा कि मेरे कार्बन ने मेरा मेरा मेरे को छोड़ दिया, मेरा प्यार तोड़ दिया, ठीक है, ठुकरा के मेरा इंतकाम देख। और भाई ऐसे पता नहीं क्या क्या दर्द भरे गाने सुन रहा है, वैसे वैसे दर्द भरे गाने सुन रहा है ये क्लोरीन निकलने के बाद। लेकिन हमें पता है कि इस दुनिया में ना सबसे अच्छी किस्मत होती है कुछ लोगों की, एक छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है, ठीक है। तो भाई क्लोरीन जैसे ही बाहर निकलेगा, K+ उसकी वेट में बैठा कि चलो कोई बात नहीं तुम आ जाओ, इधर तुम्हारे ग्राहक हैं आ जाओ, ठीक है। तो भाई KCl क्या करेगा, यहां पर बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, और जब OH- उसके साथ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3OH, ठीक है, CH3OH। पहली रिएक्शन तो भाई हो गई क्लियर, ठीक है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि एक्शन ऑफ एक्वस KOH हो, एंड एक्वस NaOH भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्वस NaOH भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फटाफट 3-4 रिएक्शन करवा रहा हूं, और फिर जो बच्चे ये सोचते थे कि भाई हम लोगों को तो रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, आप देखना मेरे बिना बताए हुए आगे की 3 रिएक्शन आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे या समझ में आ जाएगी। दूसरी रिएक्शन है मेरे पास ये CH3CH2Br, CH3CH2Br, और यहां पर मैंने लिखा बेटा जी KOH, लेकिन एक्वस लिख दिया, आपको बताना है क्या बनेगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखिए, यहां पर मैंने लिखा CH3 और यहां पर मैंने आयोडीन लिख दिया, और प्लस मैंने यहां पर KOH लिख दिया एक्वस, क्या बनेगा आपको बताना है। जय हिंद बेटा, जय हिंद, बहुत बढ़िया बेटा। यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, हमें पता है कि K+ जो है वो तो Br लेके चला जाएगा, और OH- इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे लिविंग ग्रुप लगा होगा, तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास CH3CH2OH प्लस KBr। आगे देखिए भाई, आपको पता है कि आयोडीन और कार्बन, ये सॉरी पोटेशियम अलग हो जाएंगे, OH वहां पर लगेगा जहां पर लिविंग ग्रुप हटेगा, तो भाई ये बन जाएगा CH3OH और प्लस KI, ठीक है, प्लस KI। नोट करिए भाई फटाफट, बहुत बढ़िया भाई, मजे आ गए, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। हाँ ये बच्चे ने सही पहचाना, इसका नेम लिख दो, इसका नेम नीचे लिख दो। हाँ क्या नाम है इसका, अमृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन में क्या कह रहा है ये, फोर्थ रिएक्शन में कह रहा है कि CH3 CH2Cl प्लस के NaOH एक्वस, NaOH एक्वस, ठीक है। पांचवी रिएक्शन देखिए, CH3CH2CH2Br और प्लस के NaOH एक्वस। देखना बेटा क्या होगा, थोड़ा बता सकता है कोई मुझे अपने दिमाग से, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा तुम्हें, मैं तो सिखा के बस एक इक्वेशन, मैं तो हीरो बना घूम रहा हूं भाई।
हाँ मुझे पता है तुम्हारे पर। अच्छा, जो किसी को पिछले वाली स्लाइड में कुछ रह गया हो तो नोट कर लेना बेटा। यस, ये बात ध्यान रख लो। अगर कभी भी एक्वस KOH है, एक्वस NaOH है, तो भाई अल्कोहल ही बनेगा, कि हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा। जिसने नोट नहीं किया था बेटा, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो बेटा, कोई बात नहीं है। बस तुम रोना मत, मैंने रीअरेंजमेंट की बात तो की ही नहीं है। ठीक है, आपको रीअरेंजमेंट तब तक नहीं करना है जब तक मैं नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया। अरे जिन जिन रिएक्शनों में रीअरेंजमेंट होती है मैं वहां पर अपने आप बोल दूंगा, टेंशन ना लो। ये जो, हाँ भाई एक चीज आपको करनी पड़ेगी लेकिन, एक्वस मीडियम में, सॉरी सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, यहां पर थोड़ा गड़बड़ होगा। कभी आप लोग सोच रहे हो हल्के में ले रहे हो, देखो कैसा मीडियम है बेटा यहां पर, एक्वस। कैसा मीडियम है यहां पर, एक्वस। ध्यान से देखना, एक्वस, हम कहीं ना कहीं क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं OH से। क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हो बेटा जी OH से, ध्यान रखना है, क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं OH से। तो कहीं ना कहीं SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एक्वस मीडियम ले रखा है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, है ना, SN1। तो देखो, आप लोग ये मान सकते हो कि यहां पर पहले कार्बोकेटाइन ये बना होगा CH3 CH CH3, और भाई ये आप SN2 ही करो बेटा, SN2 ही करो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि और क्या बन सकता है, तो आप क्लोरीन को हटा देना। क्लोरीन को जब आप हटा दोगे तो CH3 CH CH3 और भाई CH2। अब आपके पास ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आप जब रीअरेंजमेंट लिखोगे यहां पर, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, तो ध्यान रखना है भाई, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा तो CH3 CH3, और यहां पर CH3 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और OH माइनस आके जब इस पर लगेगा तो ध्यान रखना है, आपके पास ये प्रोडक्ट भी बनेगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। SN2 भी हो सकती है बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा बेटा आपने NaOH की मात्रा कितनी ले रखी है, NaOH की मात्रा कितनी ले रखी है। ठीक है, ये तब होगा जब आपने NaOH की मात्रा बहुत ज्यादा ले रखी हो, कह लो। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, CH3 CH और CH3 CH2OH। ये मैं अब जेई वाले पोर्शन में पहुंच गया। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, 1 मिनट चेंज करते हैं, कंफ्यूज हो गए। एक्चुअल में अगर हमने, देखो ध्यान से, ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी ऐसी रिएक्शन आएगी ना, कभी भी ऐसी रिएक्शन आएगी, मान लो ये वाली रिएक्शन आती है, तो यहां पर वो ऐसे लिख देगा भाई, यहां पर वो ऐसे लिख देगा DMSO, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अगर हो गई तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं। देखो, अगर DMSO लिखा हुआ है तो आप समझ जाना SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है, आप समझ जाना SN2 होगी, क्योंकि हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और यदि एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, और वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए खुद से, कि अगर मैंने एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवाई तो पोलर प्रोटिक
जो सॉल्वेंट है वो कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करता है? पोलर प्रोटिक जो है वो कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करता है, मुझे ये बताओ बस। पोलर प्रोटिक मुझे कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेगा, इतना बता दो। SN1 को प्रेफर करता है, ठीक है। तो मैंने वहां पर DMSO तो नहीं लिखा था, अब जब SN1 को प्रेफर करता है तो हमें एक बात पता है कि मैं सर ने अभी तक DMSO या कहीं पर भी ये नहीं कहा कि SN2 रिएक्शन होगी। हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई पानी था, और SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा? SN1 रिएक्शन में पहले लीविंग ग्रुप हटता है और कार्बोकैटायन बनता है। और मैंने आपको भाई सिंपल सा, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, वापस वही बात कर रहा हूं कि अगर पहले आपके पास कार्बोकैटायन बन गया तो हमें यह चेक करना होता है कि वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने यहां पर रीअरेंजमेंट करनी शुरू कर दी। अब रीअरेंजमेंट करेंगे तो हाइड्रोजन इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब जब एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो दूसरे स्टेप में क्या होता था बेटा? दूसरे स्टेप में OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल आता था, इससे चिपक जाता था, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा जी? CH3, CCH3, और यहां पर क्या बन गया बेटा? CH3 और OH। तो प्रोडक्ट बनने में क्या दिक्कत है? ठीक है, प्रोडक्ट बनने में क्या दिक्कत है भाई? अब मुझे बताइए बेटा वापस से, NaOH के क्या, NaOH के साथ क्या लिखा है मैंने? एक्वस। NaOH के साथ क्या लिखा है बेटा मैंने? एक्वस। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, अगर DMSO होता या एसीटोन होता तो SN2 रिएक्शन होती, ठीक है। अगर DMSO लिखा होता या फिर भाई आपके पास वो लिखा होता, क्या बोलते हैं, एसीटोन लिखा होता, तो SN2 रिएक्शन होती, और SN2 में डायरेक्ट नो रीअरेंजमेंट, सीधा क्लोरीन हटाओ OH जोड़ दो, क्लोरीन हटाओ OH जोड़ दो। सेम आपने यहां पर किया होगा। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास, ठीक है, पानी बहुत है, हमने, चलो मैंने यहां पर अलग से मेंशन कर दिया कि रिएक्शन जो है वो वाटर में हुई है, ठीक है, रिएक्शन में वाटर भी था, एक्वस मीडियम में हुई है। तो पहला काम होगा कार्बोकैटायन बनना, और कार्बोकैटायन क्या बना होगा? CH3, CH2, CH2, जो कि अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। अब इसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट होने की, अगर करना चाहो तो रीअरेंजमेंट कर लो, ठीक है भाई। ठीक है, करना चाहो तो रीअरेंजमेंट कर लो। पहले वाले में कहां होता बेटा? यहां पर नहीं, यहां पर टूटते तो कार्बोकैटायन ही बनते, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट बना लो कि अगर हम इस रिएक्शन को वाटर के अंदर कराते हैं तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट करने के बाद ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। और जब OH माइनस आएगा, तो यहां पर जुड़ सकता है, ठीक है। दोनों में तो सेम हुआ है, दोनों में ही सेम हुआ है बेटा। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी एक और भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि SN2 बिल्कुल नहीं होगी। अरे ध्यान रखो एक छोटी सी बात, कभी भी कोई भी रिएक्शन ऐसा होता है कि 100% नहीं होती। आपको याद होगा ना, मेजर माइनर, मेजर माइनर हम लोग पढ़ा करते थे। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप बिल्कुल एक्वस मीडियम ले लोगे बहुत ज्यादा, ठीक है, आपने क्या करा, NaOH की मात्रा कम ली, ठीक है भाई, तो ये हमने वेरी डाइल्यूट लिया, वेरी डाइल्यूट,
तो आप समझ जाना पानी ज्यादा है। अगर मेरे पास ये वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, तो पानी ज्यादा है, ये समझ जाना। आप ये समझ जाना कि पानी ज्यादा है। वेरी डाइल्यूट लिखा होगा या लिखा होगा पानी के साथ रिएक्शन, पानी जो है एज ए सॉल्वेंट था, ठीक है, पानी एज अ सॉल्वेंट था। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो भाई आगे, अब देखो यही दोनों रिएक्शन होंगी, यही दोनों रिएक्शन, फोर्थ और फिफ्थ, यही सेम रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। अगर मैं सिक्स रिएक्शन में लिखता हूं CH3 CH3 और CH2 और यहां पर मैंने Cl लिखा, और मैंने देखो यही सेम रिएक्शन लिखी NaOH। मान लिया कि मैंने एक्वस लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने पता है क्या लिखा हुआ है, वेरी डाइल्यूट नहीं लिखा, वेरी डाइल्यूट नहीं लिखा, मैंने इस बार कॉन्सेंट्रेटेड मान लो इस तरह से ले रखा है, ज्यादा मात्रा में ले रखा है, ज्यादा मात्रा में लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी ज्यादा मात्रा में होगा या NaOH, अरे ओए, ठीक है, अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आपको याद करने तरीका बता रहा हूं मैं, तो बेटा आप लोग इसको कंसिडर कर लेना SN2। अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा या वेरी डाइल्यूट नहीं लिखा होगा तो आप कंसिडर कर लेना SN2, और जब SN2 रिएक्शन हो जाएगी तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH CH3 और CH2 और यहां पर OH, और बाय प्रोडक्ट में NaCl वगैरह बनी जाएंगे, बाय प्रोडक्ट में NaCl वगैरह बनी जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस जो होगा, अगर यहां पर हमने वेरी डाइल्यूट, मान लो पानी नहीं दे रखा है, एक्वस भी लिखा और वेरी डाइल्यूट, तो SN1 कर लेना, नहीं लिखा, नहीं लिखा तो आप इसको मान लेना कि इसकी मात्रा ज्यादा थी, कॉन्सेंट्रेट था, तो SN2 रिएक्शन मान लेनी है बस, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा देखो बेटा एक चीज और, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, क्या बोलिए यस और नो। नोट कर लिया भाई, अगर नोट कर लिया हो तो नोटेड। अगर यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है तो SN2, फिर नो रीअरेंजमेंट, फिर नो रीअरेंजमेंट। आगे देखिए, एक्शन ऑफ मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, देखो भाई अब समझना, एक्शन ऑफ मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहला होगा ये रिएक्शन CH3Cl, ठीक है, और यहां पर लिखा होगा बेटा ऐसे, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O मोइस्ट, ऐसे लिखा होगा, या फिर लिखा होगा CH3CO CH3Cl, और यहां पर लिखा होगा Ag2O या सिल्वर ऑक्साइड मान, सॉरी सिल्वर हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये बात मैं किसी को बताता नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट लिखा हुआ है, मॉइस्ट, इसका मतलब क्या होगा मॉइस्चर, और मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बेटा ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर का मतलब क्या होगा ह्यूमिडिटी। अब आप मुझे बताइए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, पानी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा पानी, राइट। तो जब हमारे पास कहीं पर भी ये लिखा होगा Ag2O मोइस्ट, तो इसका मतलब होता है कि सिल्वर ऑक्साइड पानी में घुलेगा, सिल्वर ऑक्साइड पानी में घुलेगा। आप लोगों को यह बात पता होगी, मेटल के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड बनता है। अबे ओ भाई नालायक, कहीं पर भी SN1 SN2 चालू मत हो जा, SN1 SN2 चालू नहीं करना है। वो तो गलती से मैंने पता नहीं कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे बड़े लेवल के, वो नीट में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, नीट में तो यही 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बात खत्म बस। इसीलिए सारा दिमाग समझने पे लगाओ ये वाला पार्ट, ठीक है। पानी, तो भाई इसका मतलब क्या बन गया AgOH। अब देखो भाई AgOH को ध्यान से समझो, सिल्वर मेटल है तो Ag प्लस होगा, OH माइनस है तो ऑक्साइड होगा।
आपको पता है कि भाई यहां पे तो मजा आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। कुछ याद आया? अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो सबसे पहले वही बना लेते। यस। तो क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट तो बन गया AgCl का पीपीटी, एक तो बन गया बेटा AgCl का पीपीटी। दूसरा देखो भाई, दूसरा देखो, अब OH माइनस क्या करता होगा? OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करता होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? CH3OH मिथाइल अल्कोहल। तो चाहे तो आप मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करो या डायरेक्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करो, बात एक ही होगी। आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3OH प्लस के AgCl का पीपीटी, AgCl का पीपीटी। ये दोनों रिएक्शन किस किस को समझ में आ गई भाई? कि Ag2O मोइस्ट का मतलब होता है सिल्वर ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके पहले हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब देखो भाई, चार रिएक्शन और हैं, चार रिएक्शन और हैं। देखो पहले तीसरी रिएक्शन देखो भाई, CH3CH2Cl और यहां पर लिखा हुआ है Ag2O मॉइस्ट। ठीक। फोर्थ रिएक्शन देखिए, CH3CH2Br Ag2O मॉइस्ट, मॉइस्चर है और मॉइस्चर में पानी नहीं है बहुत ज्यादा। कभी सोच रहे हो बहुत ज्यादा पानी होगा? हाँ। SN1 SN2 मत सोचना, SN1 SN2 के बारे में सोचना बस। हाँ, ये जरूर सोचना कि उनमें से कोई एक है। लो, टेस्ट आपका इतना आसान आएगा, आप देखते ही क्वेश्चन कर दोगे बेटा, एक देखते ही। मेरी गारंटी लिख के कह रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया है वो आप नोट्स पढ़ के चले जाना। देखो भाई, यहां पर क्या बनेगा बेटा? मुझे पता है, देखो ये वहां पर लिखा नहीं होगा पेपर में, ये हमें पेपर में लगा, ये हमारे अंदर। आप याद करना कि सर ने कुछ दिमाग दिया था हमें, ठीक है, हमारे घुटने से निकालकर हमें ही दिमाग दिया था कि Ag2O मॉइस्ट का मतलब होगा सिल्वर ऑक्साइड, पानी, थोड़ा सा नमी, जिससे AgOH बनेगा। अब सिल्वर तो चला जाएगा क्लोरीन के साथ, OH लग जाएगा इसकी जगह पर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH और भाई साथ में AgCl। सेम यहां पर बनेगा भाई, Ag2O मॉइस्ट का मतलब होता है Ag2O प्लस वाटर, यानी थोड़ी सी नमी, जिसका अर्थ होगा Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर चला जाएगा ब्रोमीन के साथ, तो हमारे पास एक पीपीटी बन गया AgBr का पीपीटी और OH रिप्लेस करेगा Br को। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CH2 और OH। बताइए भाई, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? यस और नो? यस और नो? यस और नो? किस किस की सारी रिएक्शन करेक्ट है भाई? अब डीपीपी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई? डीपीपी बनेगा, कैसी बात कर रहे हो आप? करेक्ट है भाई। आगे देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अल्कोहलिक शब्द नहीं था बेटा, पता नहीं हर जगह अल्कोहलिक क्यों घुसा देते हैं, ये नहीं था बेटा। ये यहां पर होगा शब्द
एक्वस एक्वस KCN, ठीक है भाई। एक्शन ऑफ, देखो बेटा आप ध्यान से सुनना है मेरी बात, जो जो मैं समझाऊंगा वो बात ध्यान सुननी है। SN1 SN2 नहीं, बस ध्यान रखना है कि जहां पर हेलोजन लगा होगा उसको रिप्लेस करना है। ध्यान देखो बेटा क्या होगा, अगर मैं यहां लिखता हूं CH3Cl, ये एक रिएक्शन है, पहली रिएक्शन, और यहां पर लिखा मैंने KCN, और यहां पर लिखा एक्वस। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, KCN कैसा कंपाउंड है? KCN कैसा कंपाउंड है? आयनिक है, आयनिक है या कोवलेंट है? KCN कैसा कंपाउंड है बेटा? आपको याद होगा 11वीं क्लास में, एल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, एल्कली मेटल फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, यस, को आयनिक बॉन्ड है। अब हमें पता है कि केसीएन को अगर मैं पानी में घोलना चाहूं तो मेरे पास K+ और Cn- बनेगा। ध्यान से समझना, Cn- बनेगा। अब हमें पता है कि भाई ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक यहां करवाना है। अगर मैं कार्बन और साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां पर, और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान रखना है मेरी एक छोटी सी बात, बिल्कुल बारीक बारीक इसी समझा रहा हूं। अब कार्बन के पास भी लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर। आप मुझे बताइए, कार्बन के पास भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल किस साइड से होगा? इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल किस साइड से होगा? कार्बन की साइड से या नाइट्रोजन की साइड से? बोलिए भाइयों, बोलिए। हाँ भाई, क्यों होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कार्बन की वजह से? मुझे रीजन भी बता दो यार, रीजन बता दो क्यों होगा कार्बन की साइड से अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा? आप अपने हिसाब से, मेरे बिना बोलने से आप अपने हिसाब से बताओ। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। क्योंकि कार्बन की नहीं, रिपल्शन पिपल्शन कुछ नहीं, चार्ज वार्ज कुछ नहीं, ना 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 ना, चार्ज वार्ज नहीं, चार्ज वार्ज नहीं, अरे गलत जा रहे हो, गलत दिशा में बढ़ रहे हो। बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। कार्बन ज्यादा देर तक लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, इस वजह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना आसान पड़ेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाता है, इसीलिए दे अच्छे से नहीं पाएगा। और बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है बेटा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो भाई ये अटैक करेगा कार्बन पे, क्लोरीन बाहर निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा तो K+ बैठा है उसके चक्कर में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बन जाएगा KCl, और Cn जुड़ जाएगा इसके साथ, तो CH3, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिथाइल साइनाइड। ठीक है भाई, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, लो देखो बन गया। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तुम्हें लग रहा है हल्का, ठीक है। ये क्वेश्चन खासकर पूछा जाता है भाई। आगे देखो, दूसरी रिएक्शन देखो फटाफट। अगर यहां पर लिखा होगा CH3CH2Br, ठीक है, और यहां पर लिखा होगा KCN एक्वस, तो बताइए भाई क्या हो सकता है? CH3CH2Br और मैंने लिखा है बेटा KCN, क्या होगा यहां पर? यस, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास CH3CH2CN और प्लस के बिल्कुल सही बात है, KBr, दो कार्बन साइनाइड और KBr।
आगे देखिए थर्ड रिएक्शन CH3 CH2 CH3 CH2 और आयोडीन ले लो KCN एक्वस क्या बनेगा। फोर्थ रिएक्शन देखो भाई CH3 CH3 Br प्लस KCN एक्वस क्या बनेगा। फिफ्थ रिएक्शन देखो CH3 CH3 आयोडीन KCN एक्वस क्या बनेगा। लो बैक कर देंगे भाई, अगर बैक करना है तो बैक कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो, आप आराम से नोट कर लो। आगे देखो भाई आगे डन। देखो बेटा आप क्या करोगे, हमें पता है कि यहां पर K पॉजिटिव है और CN माइनस है, दिमाग में तो आ ही गया। तो भाई ये अटैक करेगा यहां पर, I माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH2 CN और प्लस KI। सेम टू सेम हमको इतना आइडिया है कि भाई K प्लस और CN माइनस यहां पर भी है, ठीक है, CN माइनस यहां पर भी है। तो बेटा कार्बन अटैक करेगा यहां पर और Br निकल जाएगा यहां से, तो हमारे पास होगा CH3 CH CH3 CN प्लस KBr। सेम हमारे दिमाग में ये होगा कि K प्लस और CN माइनस यहां पर है, तो CN माइनस अटैक करेगा यहां पर, I माइनस निकल जाएगा यहां से, CH3 CH3 H और CN प्लस KI। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? क्या सारी रिएक्शन करेक्ट हो गई, यस और नो? क्या रिएक्शन सही जा रही है या अभी भी आपको लग रहा है कि भाई तुक्का ही लग रहे हैं बस? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, बेहतरीन, ऑल करेक्ट, बहुत बेहतरीन बेटा। अब जरा देखो भाई रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एक्शन विद एजी, वो तो वही चल रहा है पार्ट, AgCN चल रहा है, AgCN AgCN, माफी चाहता हूं, AgCN नहीं लिख लेना बेटा, नई रिएक्शन है, एक्शन विद AgCN मतलब AgCN के साथ रिएक्शन। अब आपको मैं थोड़ी सी AgCN की खास बात बता देता हूं। आपके पास यहां पर होगा RX और यहां पर लिखा होगा AgCN। AgCN में क्या होता है, यह कंपाउंड कोवलेंट होता है बेटा, कोवलेंट, आयनिक नहीं होता, कोवलेंट कंपाउंड होता है ये, क्योंकि डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना वो कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। पीपीटी तो बनेगा, पीपीटी की टेंशन मत लो। ध्यान रखना है कि जो AgCN का स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है, ए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स नाइट्रोजन। AgCN का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड, इसमें मोर कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, मोर कोवलेंट। आपको याद होगा सर ने 11वीं क्लास में एक बात बताई होगी कि कोई भी बॉन्ड आयनिक या कोई भी बॉन्ड कोवलेंट नहीं होता है ना, किसी बॉन्ड में आयनिक व कोवलेंट दोनों ही कैरेक्टर रहते हैं, तो इस वाले बॉन्ड में मोर कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। अब आपको एक बात बताओ, इस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा कि Ag प्लस अलग हो जाएगा और CN माइनस अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है मेरी बात। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर क्या था पहले, K प्लस और CN माइनस अलग हो जाते थे, क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर, क्योंकि यहां पर मैंने एक्वस भी लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर
आयनों में टूट जाते हैं, के प्लस और सी एन माइनस अलग अलग हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को सी एन माइनस का स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था कि भाई ऐसा हुआ था, पता है साइनाइड एक्चुअल में ऐसा होता है। तो इसीलिए कार्बन वाली साइड से अटैक हो गया, कार्बन वाली साइड से अटैक हो गया। दूसरी तरफ देखो यहां पर, अब क्या होगा कि भाई कार्बन और सिल्वर वाला बॉन्ड टूटा नहीं, आसानी से टूटा नहीं, तो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस बार अटैक करने के लिए पता है कौन होगा, इस बार अटैक नाइट्रोजन वाली साइड से होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनेगा और जैसे ही एक्स ग्रुप बाहर निकलेगा तो एजी तब उसके साथ जाकर पीपीटी बनाएगा, ठीक है, यस यस। तो इस बार जो प्रोडक्ट बनने वाला है आपका वो बनेगा पता है क्या, आर एन सी और एजीएक्स, आर एन सी और एजीएक्स, ये पीपीटी बनने वाला है बेटा आपका। तो भाई ये बन जाएगा हमारे पास पीपीटी और ये हो जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये नोट करो पहले इस रिएक्शन को समझने के लिए, सारा जो मोटी बुद्धि वाला काम था वो ये था कि एजीसीएन आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं है तो ये आयनों में टूटेगा नहीं। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाकर देखा जाए तो लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के पास है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सिर्फ नाइट्रोजन शो कर सकता है, इसीलिए अटैक नाइट्रोजन की साइड से होगा, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था कि भाई केसीएन आयनिक कंपाउंड था, पानी के अंदर ये आयनों में टूट जाता था, और सीएन माइनस को अलग देखोगे तो कार्बन के पास भी लोन पेयर थे और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर थे। जब दोनों के पास लोन पेयर थे तो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते थे। फिर हम दोनों में उनमें चूज करते थे कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा बेटा बताओ, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। समझ में आई, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता था। तो यही कारण है कि भाई जब केसीएन के साथ रिएक्शन करते थे तो साइनाइड अटैक करता था, तो कार्बन अटैक करता था और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता था। और अब जब एजीसीएन रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी। अब मुझे बताइए भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट चमक गया कि नहीं चमक गया, बोलिए यस और नो। चमकिस, ओके। अब देखो भाई इसके बाद में 3-4 रिएक्शन करवाऊंगा आपको, 3-4 रिएक्शन करवाऊंगा। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आगे देखो भाई क्या है, पहली रिएक्शन इस टाइप की हो जाएगी हमारे पास CH3Cl प्लस के AgCN, क्या बनेगा मुझे नहीं पता। दूसरी रिएक्शन देखिए भाई CH3Br AgCN, क्या बनेगा मुझे नहीं पता। तीसरी रिएक्शन देखिए CH3 CH2Cl AgCN, क्या बनेगा मुझे नहीं पता। CH3 CH2 आयोडीन प्लस के AgCN, क्या बनेगा नहीं पता। पांचवी रिएक्शन देखिए CH3 CH और यहां पर CH3 Br प्लस के AgCN, एक ही टाइप की रिएक्शन जब 5 बार लिखोगे ना समझ के तो भाई साहब दिमाग के अंदर, ठीक है, दिमाग के अंदर रिएक्शन होगी, हवा में। कभी आप हल्के में ले रहे हो, अपने आप को हल्के में मत समझना, 30-40 किलो के तो तुम होंगे ही। देखो भाई अब आपको चेक करना है और मैच करने हैं अपने आंसर। यहां पर CH3Nc प्लस AgCl, यहां पर CH3Nc प्लस AgBr, CH3CH2Nc AgCl, CH3CH2
NC प्लस के AgI और भाई CH3 CH और CH3 NC प्लस के AgBr तो ये भी PPT बना, ये भी PPT बना, ये भी PPT बना, ये भी PPT बना और ये भी PPT बना। किस किस के सारे करेक्ट हैं भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किस किस के सारे करेक्ट हैं भाई? बेटा कार्बन की वैलेंसी पूरी है। रिएक्शन विद KNO2, रिएक्शन विद KNO2 बेटा, रिएक्शन विद KNO2 ध्यान से देखना है। एक्शन विद KNO2 यानी पोटेशियम नाइट्राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आपके पास यहां पर लिखा होगा RX और यहां पर है KNO2, ठीक है, KNO2। अब आप मुझे बताइए ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा होगा, ये जो सॉरी रिएक्टेंट है ये कैसा होगा? आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? बताइए फटाफट देखकर, सामने तुम्हारे सामने स्क्रीन है। आयनिक होगा, आयोनिक होगा, ठीक है। आप लोग ये मान के चलेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक रिएक्टेंट है, तो K प्लस और NO2 इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, NO2 माइनस। NO2 माइनस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर भी है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको ये लगता हो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनर बेटर कौन सा होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? देखो अगर दोनों न्यूट्रल होते, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों न्यूट्रल होते तो अच्छा डोनर नाइट्रोजन होता। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत स्लो। देखो अगर डोनर एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉर्मल होते तो नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता, ध्यान रखना है। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल करेक्ट हो। बट यहां ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छा डोनर इसलिए बोला जाएगा क्योंकि यह ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, यह ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यह तो चाहता है कि किसी तरीके से मेरे ऊपर का कलंक हट जाए, नेगेटिव चार्ज हट जाए। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर देखो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे मैंने कहा कि एक है NH2 माइनस और एक है OH माइनस, अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से जाएंगे। अगर मैंने कहा कि एक तरफ अमोनिया है और एक तरफ वाटर है, दोनों ही न्यूट्रल हो, तब भी ज्यादा अच्छा डोनर नाइट्रोजन ही होगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। चाहे इन दोनों में कंपेयर करो या इन दोनों में, अगर दोनों पर चार्ज हुआ तब भी ये, अगर दोनों न्यूट्रल हुए तब भी ये। लेकिन अगर गलती से एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव चार्ज वाला है
तो नेगेटिव चार्ज वाला चाहेगा कि मेरा नेगेटिव चार्ज कम हो पहले, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक हो गया हमारे पास क्या भाई, OH माइनस, और एक हो गया वाटर। तो नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल के या किसी दूसरे के, ठीक है। यह बात मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाई थी जब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था। जब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था ना, तभी मैंने ये बात बोल दी थी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आर वीकर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू पोलर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज पोलर का मतलब है चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो भाई अटैक ऑक्सीजन की तरफ से होगा, तो भाई जब ऑक्सीजन की तरफ से होगा तो ये ऑक्सीजन ऐसे हट जाएगा और हमारे पास X निकल जाएगा। तो हमारे पास बनेगा RON डबल बॉन्ड O, यानी ONO आप ऐसे कह लो भाई, ठीक है, ONO आप ऐसे कह लो। ONO2, अगर एक्वस मीडियम लेंगे तो भाई ONO। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भाई, एल्काइल नाइट्राइट। इनको क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं या नाइट्रो एल्केन। मेरे को आज याद नहीं आ रहा भाई, फटाफट बताओ। पानी भी तो नहीं मिलता यार, पानी तो। एक मिनट दो बेटा, पानी ले लें थोड़ा सा। अभी रिपीट कर रहा हूं, अभी रिपीट कर रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बस पानी ढूंढ लूं, प्यास लग रही है, बहुत तेज बोल दिया। नोट कर लो फटाफट। वापस देखिए, वापस देखिए, दोबारा दोबारा समझा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, हमारे पास एक RX होगा, एक KNO2 होगा। अपने दिमाग में यह बात ध्यान रखो, S ब्लॉक का एलिमेंट है तो आयोनिक कंपाउंड होगा। आयोनिक कंपाउंड आयन की फॉर्म में रहते हैं, K प्लस और NO2 माइनस। अगर आप लोगों को NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तो आप ऐसे बनाओगे कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और भाई इसके वैलेंस शेल में 5 होते हैं। अब देखने का देखा जाए तो सबके पास इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह सभी बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों को कंपेयर करें, और ऐसा भी हो सकता है इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर भी देख लो, तब भी आपके पास यही रहेगा कि भाई एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और एक नाइट्रोजन न्यूट्रल है। तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है छोटी सी बात पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अटैक कौन करेगा, अटैक ऑक्सीजन करेगा, और यदि अटैक ऑक्सीजन ने करा तो भैया धड़ाम से ये बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बन जाएगा RONO प्लस के X, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल नाइट्राइट।
फटाफट बताइए भाई। यस। अब देखो भाई, नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाऊं, नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाऊं, 5-6 रिएक्शन करवा दूं फटाफट। देखो फटाफट 5-6 रिएक्शन कर लो फिर। अगर मैंने यहां पर लिखा पहली रिएक्शन CH3Cl प्लस के KNO2 ये दिया, क्या बनेगा मुझे नहीं पता। दूसरी रिएक्शन में मैंने कहा कि CH3CH2 और भाई Cl KNO2, मुझे नहीं पता क्या बनेगा भाई, मैं वो पता रहता ही नहीं है। तीसरी रिएक्शन होगी CH3CH3Br प्लस के KNO2, मुझे नहीं पता। फोर्थ रिएक्शन देखिए CH3CH2Br KNO2, मुझे नहीं पता। फिफ्थ रिएक्शन देखिए CH3 आयोडीन प्लस के KNO2, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि कुछ भी करके आप आंसर तो ले आओगे। यस। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा बेटा। अब देखो भाई प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं यहां पर बनेगा हमारे पास CH3ONO, ठीक है, ऐसे मान लेना CH3ON डबल बॉन्ड अगर लिखना चाहो तो, तुम्हारा मन करे तो। और यहां पर हो जाएगा KCl, यहां पर हो जाएगा बेटा CH3CH2ONO प्लस के KCl, यहां पर होगा बेटा CH3ONO प्लस के KBr, और यहां पर हो जाएगा भाई CH3CH2ONO प्लस के KBr, यहां पर हो जाएगा भाई CH3ONO प्लस के KI। क्या आपकी सारी रिएक्शन क्लियर है भाई? क्या आपकी सारी रिएक्शन क्लियर हो गई? यस और नो? ऑल करेक्ट? बहुत बढ़िया भाई, ऑल करेक्ट है तो बहुत बढ़िया है। ऑल करेक्ट है तो भाई एकदम बेहतरीन बात होगी, ये तो भाई मजेदार बात हो गई भाई, फिर तो आज ये तो तगड़ी बात होगी भाई। हाँ भाई वाह, क्या बात है ना, एकदम बेहतरीन। चलिए अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो भाई लिख देना नोटेड, ताकि मैं अगले टाइप की रिएक्शन आपको पढ़ा सकूं। नोटेड। SN1 SN2 तो कब की हो गई बेटा, कब की हो गई। हाँ भाई, आगे देखिए अगली रिएक्शन है, फिर से यही लिख दिया क्या? देखो बेटा, एक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट Ag2AgNO2,
सिल्वर विद AgNO2। अब रिएक्शन अलग है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक RX है और वो रिएक्शन करेगा AgNO2 के साथ, तो मुझे पहली चीज बताओ कि ये कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट है या आयनिक है? बताइए भाई, कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है? फटाफट बताइए। ये प्रोडक्ट कैसा होगा, आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा बेटा? कोवेलेंट होगा, वेरी गुड। मैंने आपको कहा था कि भाई ये तो कोवेलेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट है। अब भाई यहां पर क्या होगा, सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब लोन पेयर इसके साथ भी है, लोन पेयर इसके साथ भी है, और लोन पेयर इसके साथ भी है। अब क्योंकि ये टूटा ही नहीं, तो किसी पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, किसी पर नेगेटिव चार्ज ही नहीं आया, क्योंकि ये टूटा ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कंपेयर करना हो और दोनों ही न्यूट्रल भी हो, किसी पर नेगेटिव चार्ज ना हो, कोई पोलर न्यूक्लियोफाइल ना हो, अब मुझे बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इस बार तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन एक अच्छा बेटर डोनर है, तो भाई ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, एक्स बाहर निकल जाएगा, और हमें तो एक बात पता है कि एक्स और सिल्वर पीपीटी बनाएंगे, लेकिन ये किस तरीके से जुड़ेगा ये डिसाइड करता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा RN, यानी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा बेटा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा यहां पर। और यहां पर डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ऐसे मान लेना। इसको हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। नोट करिए भाई फटाफट, नोट करिए फटाफट, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नोट करिए बेटा। हो गया, नोट कर लिया भाई? यस। तो यहां पर आपको NO2 लिखना है, ना कि ONO लिखना है। NO2 लिखोगे, ONO नहीं। अब देखो, तीन रिएक्शन मैं फिर से करवाऊंगा रिएक्शन कुछ। पहली रिएक्शन है आपके पास CH3Cl, और यहां पर मैंने लिख दी बेटा AgNO2। क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। CH3CH2Cl AgNO2 क्या बनेगा मुझे सच में नहीं पता। मैं तो भाई तुमसे ही सीखता हूं, थोड़ा बहुत तुम पढ़ा दोगे मेरा तो अच्छा भला हो जाएगा। मैं ऊपर जाके तुम्हें दुआएं दूंगा कि भाई चलो कुछ बच्चे थे जिन्होंने कुछ सिखा दिया मुझे। AgNO2, ठीक है। और भाई फोर्थ CH3CH2 आयोडीन प्लस के AgNO2। और भाई फिफ्थ रिएक्शन है CH3 आयोडीन प्लस के AgNO2। बताइए भाई फटाफट, आपका टाइम शुरू होता है, आप फटाफट नोट करिए। वाह क्या बात है, इस बार आर के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा भाई, इस बार ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन बॉन्ड तब बनाता जब फ्री रहता। अब भाई चलो मैच करना है आपको, ठीक है, मैच करना है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत। तो भाई यहां पर बनेगा CH3NO2 प्लस के AgCl। यहां पर बनेगा बेटा CH3CH2NO2 प्लस के AgCl, CH3CH3NO2
NO2 प्लस AgBr CH3CH2 NO2 प्लस के AgI और भाई CH3CH और CH3 NO2 प्लस के AgI। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे आपको याद करवाना पड़ रहा है कि ये पीपीटी बनेंगे, या अंदर आत्मा में बस चुका है कि सिल्वर के फ्लोराइड को छोड़कर, सिल्वर के फ्लोराइड को छोड़कर क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, सब पीपीटी है? ये तुम्हारी आत्मा में बस चुका है, या भाई तुम सब अभी तक रट ही रहे हो? बताना मुझे फटाफट। आत्मा में बस चुका है या रट ही रहे हो बेटा अभी तक कि सिल्वर के हैलाइड हैं? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, ऑल करेक्ट। आग लगाओ बस्ती में, बेहतरीन। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह, मौज कर दी भाई, मौज कर दी भाई, वाह। हाँ, आत्मा में बस चुका है, अब किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ रही ये याद करने के लिए कि पीपीटी है याद कर लो, पीपीटी है याद कर लो। अंदर तक आ चुका है ना? दिल में, पेट में, किडनी में, गुर्दे में, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है इसलिए मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है? बायो का मैं था ही नहीं, बाकी मुझे उतना ही पता है जितना सारी दुनिया को पता है। बाकी है ना, तो बाहर की चीजों का पता होता है, अंदर का पता ही नहीं है कुछ भी। तो भाइयों सुनो, ये सारी रिएक्शन आपकी हो गई, सारी मजेदार हो रही है। अब देखो अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है भाई एक्शन ऑफ अमोनिया। कहा बोले थे? एक्शन ऑफ अमोनिया। देखिए भैया, अगर मेरे पास CH3Cl है और मैंने यहां पर लिखा अमोनिया, तो ये रिएक्शन दो प्रकार से होती है बेटा, ठीक है? दो प्रकार से होती है, या तो हमारे पास ये एक्सेस में हो, ठीक है, या तो हमारे पास ये एक्सेस में हो, और या फिर हमारे पास CH3Cl प्लस के CH3 प्लस के अमोनिया ये एक्सेस में हो, ठीक है? दोनों ही रिएक्शन को मैं करवाने वाला हूं कि एक बार ज्यादा मात्रा में अमोनिया ले लो, एक बार ज्यादा मात्रा में आप इसको ले लेना। अब भाई मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले ध्यान रखो, एक्शन ऑफ अमोनिया। आप लोग मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन है, अमोनिया या एल्काइल हैलाइड? न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, न्यूक्लियोफाइल? बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल कौन है? नाइट्रोजन या मतलब अमोनिया या CH3Cl? आप कहोगे अमोनिया, नाइट्रोजन वाला अमोनिया। और हमें पता है कि ये पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ध्यान रखना है ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा, देखो Cl माइनस बाहर निकल गया और यहां पर CH3NH3, क्योंकि नाइट्रोजन ने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नाइट्रोजन चाहता है कि भाई मैं अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर लूं, है ना? नाइट्रोजन चाहता है कि मैं अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर लूं, तो नाइट्रोजन अपने एक H प्लस को त्याग देता है और हमारे पास बनता है CH3NH2, ठीक है भाई? इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अमीन बन गई, 1 डिग्री अमीन बन गई। तो अगर आपको कभी भी इस रिएक्शन को याद करना हो, समझना हो, तो आप ऐसे लिखना ना, CH3Cl प्लस के, अगर अमोनिया हमारे पास एक्सेस में हो तो अमोनिया को ऐसे लिख लेना, HCl बाहर निकाल देना बेटा, एक्सेस में अमोनिया, ठीक है भाई? और आगे हमारे पास क्या होगा, CH3Cl प्लस के HCl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? CH3Cl प्लस के HCl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक बात, ठीक है भाई? ये बताइए भाई,
और इस बार भी मैंने अमोनिया ही एक्सेस में लिया, अमोनिया एक्सेस में लिया भाई। बताइए क्या बनेगा? अमोनिया एक्सेस में लिया है, बताइए क्या बनेगा? गलत कैसे? हाँ, मैं यही चेक कर रहा था तुम लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा हमारे पास CH3NH2। मैं यही ध्यान दे रहा था, मैं ध्यान तब से मेरा मेरा यही ध्यान था कि कब गलती करवाऊं तुमसे, कब गलती करवाऊं। तुम लोग तो इतने होशियार बन गए हो भाई। ओहो। अब बनाओ भाई, क्या बनेगा? अब देखो भाई, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2NH2 प्लस के HCl। ठीक है। अब भाई अमोनिया एक्सेस में है, ये कम है, तो बस ये कम रिएक्शन कर लेता है, अमोनिया एज इट इज रहती है। तो भाई यहां तक तो मैंने करवा दी पहले टाइप की रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को कल जो है, कल की क्लास में इसको एक्सेस में लूंगा, इसको कम मात्रा में लूंगा, और इसके बाद और पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसके बाद और आपका जो है आगे चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो हाँ, इसकी केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद मैं आप लोगों को वो कराऊंगा, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी करवानी है मुझे। फिर एराइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड बाद में होगा इसी चैप्टर में, सब कुछ टेंशन ना लो आप। ठीक है। तो भाइयों, आज की क्लास में बहुत मजे आए, और आप लोगों की अधिकतर रिएक्शन जो है आपने खुद बनाई। देखो मेरे को तो वैसे भी नहीं आती, मैं कैसे बताता तुम्हें, इतनी गलती करता रहता हूं, है ना। हाँ, तो सारी रिएक्शनों की प्रैक्टिस करनी है, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम जाएंगे जिम, बॉडी बनाने। ठीक है। हाँ भाई, देख लें अभी कोई आ ना जाए वहां पे। चलो बाय बाय।